आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएशन टाइम पे ही हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर देता है। तो इसके पहले जो हम लोगों का एजेंडा था वहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को देखा था जो कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा था। अभी आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग जिस कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और इसके साथ ही साथ हम लोग एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी देखेंगे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स जो है वो एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपनी पुरानी क्लास जो थी स्टूडेंट क्लास उसी पे, और यहाँ जो है हमने एक स्टूडेंट नाम का जो है कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो 3 आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। 3 आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, तो आर्डर यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो रोल नंबर है, दूसरा ब्रांच है और तीसरा नाम है। और इन्हीं चीज़ों को लेके हमने दिस डॉट रोल नंबर में रोल नंबर को असाइन कर दिया है, दिस डॉट नेम में नेम को असाइन कर दिया, और दिस डॉट ब्रांच में हमने ब्रांच को असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि अगर हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होगा क्या, तो जो दिस डॉट रोल नंबर है उसमें जो हमने रोल नंबर को असाइन किया है तो इसमें जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है रोल नंबर इट इज़ द पैरामीटर, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है दिस डॉट रोल नंबर वो एट्रीब्यूट है। तो अगर हम लोग यहाँ से दिस गायब कर देंगे तो हटा देंगे तो क्या होगा, रोल नंबर में हम लोग रोल नंबर को असाइन करेंगे। अब हमारा जो जेवीएम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा एट्रीब्यूट है और कौन सा पैरामीटर है। इसलिए उस केस में इन केस ऑफ कन्फ्यूज़न हमेशा एट्रीब्यूट को नल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो असाइन होंगी। तो रोल नंबर को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, और नेम और ब्रांच को नल असाइन होगा। क्यों, क्योंकि नेम और ब्रांच दोनों स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बाकी जो भी मेथड्स हैं स्टूडेंट क्लास के वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले क्लासेस में देखा था। ठीक है, हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, तीनों के लिए हमने अलग अलग गेटर और सेटर की बात की है। अब हम लोग आते हैं अपने स्टूडेंट टेस्ट क्लास पे। तो स्टूडेंट टेस्ट क्लास पे जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके रेफरेंस को ref1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया है। अब ध्यान ये देना है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जो पहला आर्गुमेंट है 10 वो किसके लिए है, तो रोल नंबर के लिए है, जैसा कि मैंने कहा था कि आर्डर हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है, ब्रांच मैंने दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नेम जो है मैंने दिया है मिस्टर जितेंद्र यादव। अब जो है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो रोल नंबर है, ब्रांच है और नेम है। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ब्रांच की वैल्यू क्या हो गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, और नेम की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई जितेंद्र यादव। अब हमने क्या किया है, अब हमने उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल जो है प्रिंट कराया है। ठीक है, तो डिटेल प्रिंट कराने के लिए मुझे गेटर मेथड का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे गेटर मेथड कॉल किया है, और अगले स्लाइड पे जो है हमें इसका आउटपुट जो है वो दिखेगा। तो नेम क्या दिखा, मिस्टर जितेंद्र यादव, ब्रांच हमको क्या दिखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और रोल नंबर हमको क्या दिखा, 10। ठीक है, तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करें तो उस ऑब्जेक्ट को हम कौन सा स्टेट देना चाहते हैं वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर दूं कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिसाइड कराने से मेरा मतलब क्या है, तो मेरा मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के पास जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जैसे चेंज होंगी ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर चेंज हो गया तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, मसलन बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। मसलन अगर हमने नेम की जगह जो मिस्टर जितेंद्र यादव पास किया है, अगर हम यहाँ पे मिस्टर राम कुमार मौर्य पास कर दें तो जो गेट नेम नाम का मेथड है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डेट इज़ ऑब्जेक्ट के मेथड्स
के जो बिहेवियर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और आउटपुट हमको चेंज वे में मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पैरामीटर्स जो है पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, अब जो है हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं ना कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये कुछ अलग नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोगों ने जिसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के नाम पे देखा है उसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल पैरामीटर्स पास किए। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग इंडिविजुअल पैरामीटर्स को पास न करके हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पास करने से हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। पहली चीज़, वो कौन से फ़ायदे होंगे उनको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसकी फ़ोटोकॉपी मुझे करानी है। तो जैसा कि मेरे पास जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसकी फ़ोटोकॉपी भी बिल्कुल वैसी ही आएगी। ठीक है, तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कब करेंगे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हमको उस केस में करना है जब हम नए ऑब्जेक्ट का स्टेट बिल्कुल किसी पुराने ऑब्जेक्ट के स्टेट जैसा रखना चाहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग केवल और केवल उस केस में करेंगे जब हमको किसी नए ऑब्जेक्ट का स्टेट अपने पुराने ऑब्जेक्ट के स्टेट जैसा रखना है। अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करेंगे। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में इंडिविजुअल आर्गूमेंट्स की जगह पे हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पास करेंगे। इसीलिए कई बार लिटरेचर में एक टर्म आता है, एक फ्रेज आता है, उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज आर्गूमेंट। ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज आर्गूमेंट्स। ठीक है, और हम लोगों ने जब UPS को देखा था तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा तो मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, तो अभी जो स्लाइड हम लोगों को दिख रही है ये वही अपना पुराना स्टूडेंट क्लास है जिसके पास 3 एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर, ब्रांच और नेम। और ये जो पहला कंस्ट्रक्टर हमको दिख रहा है ये बिल्कुल वही कंस्ट्रक्टर है जिसको हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से 3 आर्गूमेंट हम लोगों ने पास किया है। पहला आर्गूमेंट रोल नंबर है, दूसरा ब्रांच है और तीसरा नेम है। ठीक है, अब जो है यहाँ जो ये स्लाइड दिख रही है यहाँ देखिए, तो यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पब्लिक स्टूडेंट, और इसके अंदर जो है हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं। रेफरेंस वेरिएबल का नाम है std, और ये std जो है वो किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, अपने स्टूडेंट टेस्ट क्लास में, तो वो फॉर्मल आर्गूमेंट के तौर पे कहाँ पे उसको रिसीव किया जाएगा, तो std में उसको रिसीव किया जाएगा। अब देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसी ऑब्जेक्ट के स्टेट से हम अपने नए ऑब्जेक्ट के स्टेट को असाइन करना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट का स्टेट जब भी हम बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट का स्टेट बोलने से मेरा मतलब क्या होगा, तो मेरा मतलब ये होगा कि किसी एक ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट्स की जो जो वैल्यू है वही सारी वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स में अगर असाइन कर दी जाए नए ऑब्जेक्ट के, तो दोनों ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो std के पास जो रोल नंबर है वो रोल नंबर अगर हमारे नए वाले ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में आ जाए, std के पास जो नेम है वो हमारे नए वाले ऑब्जेक्ट, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, उसके नेम में अगर हम लोग स्टोर कर दें, और इसी तरीके से std के ब्रांच को हम लोग न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के ब्रांच में असाइन कर दें, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसका स्टेट बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के स्टेट के जैसा होगा जिसको std नाम का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है। बाकी जो तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए गेटर और सेटर मेथड्स जो है मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं
जैसा कि हम लोग इसके पहले जो है बनाते थे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं स्टूडेंट टेस्ट क्लास में। तो अब स्टूडेंट टेस्ट क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, तो ref1 जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। और इस ऑब्जेक्ट में जो हमने स्टेट को असाइन करने के लिए वैल्यूज़ पास की हैं तो वो 10 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मिस्टर जितेंद्र यादव। तो 10 किस में जाएगा, तो रोल नंबर में जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस में जाएगा, तो ब्रांच में जाएगा। और मिस्टर जितेंद्र यादव किस में जाएगा, तो ये नेम में जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ जो है हमने इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का जो है डिटेल प्रिंट कराया है गेटर मेथड का इस्तेमाल करके। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टास्क पे। तो अगले टास्क पे हम लोगों को क्या करना है, तो जैसा ऑब्जेक्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था जिसको ref1 पॉइंट आउट कर रहा था, अब हम चाहते हैं कि उसी स्टेट का एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है न्यू स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट में हमने पास कर दिया किसको, ref1 को। ठीक है, तो अब जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसको कौन सा रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसको ref2 नाम का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है। और अब क्या होगा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के स्टेट्स कैसे होंगे, तो एग्जैक्टली सेम होंगे। और मैंने यहाँ पे जो है प्रिंटिंग डिटेल ब्रैकेट में कॉपी कंस्ट्रक्टर करके एक आउटपुट स्टेटमेंट दिया है। और देखिए यहाँ जो है स्लाइड में जो है एक चेंज आप लोग चाहें तो कर लें, और कर लेना चाहिए, बेसिकली हमने किया नहीं है। ref1 डॉट गेट नेम की जगह पे जो है ref2 डॉट गेट नेम होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरीके से ref2 डॉट गेट ब्रांच और ref2 डॉट गेट रोल नंबर। तो ये एक माइन्यूट सा चेंज आप लोगों को करना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको कर लेंगे तो भी अच्छा, चेंज करें ना करें, चूँकि दोनों के स्टेट क्या है, सेम है, इसलिए दोनों के आउटपुट भी हम लोगों को सेम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जो है हम लोग दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और लेकिन इन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक खास बात है कि इन दोनों के स्टेट्स कैसे हैं, तो इन दोनों के स्टेट्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, तो ref1 पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और अभी नीचे से जो दूसरी वाली लाइन है वहाँ पे जो है एक नया ऑब्जेक्ट बना है, उसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, तो ref2 पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने अभी बनाए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो स्टेट हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट के स्टेट सेम है, बट ध्यान ये देना है कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हुए हैं, यानी मेमोरी में इनको अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। तो मेमोरी में अगर इनको अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा तो हम लोगों को हैश कोड के बारे में पता है, तो होगा क्या, तो चूंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मेमोरी में दो अलग अलग जगहों पे इनको रखा गया है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो हैश कोड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे गेटर मेथड्स हमने कॉल कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चेंज करना होगा इस स्लाइड में कि ये जो ref1 डॉट गेट नेम है उसकी जगह पे हमें ref2 डॉट गेट नेम करना होगा, ref1 डॉट गेट ब्रांच की जगह पे ref2 डॉट गेट ब्रांच करना होगा, और ref1 डॉट गेट रोल नंबर की जगह पे ref2 डॉट गेट रोल नंबर करना होगा। ठीक है, और ये जो नीचे की जो तीन लाइंस हैं इनको देखिए, तो हमने यहाँ पे यही बताया है कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो दो अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट हैं तो इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हैश कोड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और ये चीज़ जो है इस आउटपुट में एकदम से क्लियरली विजिबल है। तो हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि क्या ref1 और ref2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर ref1 और ref2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों के हैश कोड भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ref1 जिस किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसका जो हैश कोड है वो क्या है, 19821F। दिस इज द हैश कोड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट बाय ref1। इसी तरीके से जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है जिसको ref2 पॉइंट आउट कर रहा है उसका हैश कोड क्या है, तो उसका हैश कोड है ATDB
F1। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इसी वजह से इन दोनों के हैश कोड भी क्या क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग भले से कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट with the same state as we have passed as argument। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से आर्गूमेंट में जैसा भी जिस किसी भी स्टेट का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया होगा, उसी स्टेट के ऑब्जेक्ट जैसा हमको एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। और ये चीज़ इस स्लाइड से एकदम से क्लियर है, दोनों के हैश कोड अलग अलग हो गए। ठीक है, अभी जो है एक करंट ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने भी जो दिस कीवर्ड देखा था, शुरुआत में मैंने बोला था कि जब हम लिख रहे हैं दिस डॉट रोल नंबर, तो दिस डॉट रोल नंबर जो है ये क्या बता रहा है कि दिस डॉट रोल नंबर में जो रोल नंबर हमको मिल रहा है इट इज़ एट्रीब्यूट। तो जैसा कि ये जो स्लाइड जो है अपने सामने जो दिख रही है, यहाँ पे हमने दिस डॉट रोल नंबर में रोल नंबर को असाइन किया है। ठीक है, तो दिस के दो काम होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी फ़िलहाल एक काम देख रहे हैं, दिस के दो मेन टास्क हैं, दिस के दो रोल होते हैं। पहला, दिस ऑलवेज एक्ट्स एज करंट ऑब्जेक्ट। दिस हमेशा एक करंट ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि दिस जो है वो हमेशा विद इन क्लास कंस्ट्रक्टर के तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई पूछता है, अच्छा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द वेरियस रोल्स ऑफ दिस, तो जवाब क्या होगा कि दिस हैज़ टू रोल्स। फर्स्ट रोल, दिस ऑलवेज एक्ट्स एज करंट ऑब्जेक्ट, पहली बात। और दूसरी बात कि विद इन द क्लास वी कैन यूज दिस एज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में जब ये वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे भी मैंने इस बात को बोला था कि अगर हम लोग दिस डॉट रोल नंबर में जो रोल नंबर असाइन कर रहे हैं, तो राइट वाला पार्ट क्या है, पैरामीटर है, और लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ से अगर हम लोग दिस कीवर्ड को हटा दें, दिस डॉट रोल नंबर में से दिस डॉट को हटा दिया, इसी तरीके से दिस डॉट हम हटा दें नेम के साथ, और दिस डॉट हम लोग हटा दें ब्रांच के साथ, तो क्या हो जाएगा, तब रोल नंबर को हम लोग रोल नंबर में असाइन कर रहे होंगे, नेम को हम लोग नेम में असाइन कर रहे होंगे, और ब्रांच को हम लोग ब्रांच में असाइन कर रहे होंगे। अब हम तो समझ रहे हैं कि जो राइट साइड में है वो पैरामीटर है, और जो लेफ्ट में है वो एट्रीब्यूट है, ये हम समझ रहे हैं। बट हमारा जेवीएम जो है वो इतना स्मार्ट नहीं है। तो जेवीएम अगर इतना स्मार्ट नहीं है तो जेवीएम हो जाएगा कंफ्यूज, और जब भी जेवीएम कंफ्यूज होगा तो वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन किस में असाइन हो रहा है, कौन किस में असाइन हो रहा है, मतलब कौन सा पैरामीटर है और कौन सा एट्रीब्यूट है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारा जेवीएम फेल हो जाएगा। तो जब जेवीएम फेल हो जाएगा तो ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो जब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा जेवीएम को, तो जेवीएम करेगा क्या कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो रोल नंबर चूँकि इंटीजर टाइप का है, तो इसको कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, तो 0 मिलेगी। और नेम और ब्रांच जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, तो इनको कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, तो इनको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी नल। ठीक है, अभी जो है हम लोग आगे आते हैं। तो अभी जो है हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, और इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने एक लाइन ऐड कर दी है। और लाइन क्या ऐड किया है कि एसेसिंग हैश कोड इन कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और हम लोगों ने एसटीडी को पास कर दिया है। ठीक है, अब जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, तो जो रेफरेंस वेरिएबल हम लोग पास किए होंगे
उसी ऑब्जेक्ट का हैश कोड जो है इसके बराबर हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं और ये वही अपने पुराने मेथड्स हैं, ये पुराने मेथड्स। अब हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, एक को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक को पॉइंट आउट कर रहा है ref1 और एक को कौन पॉइंट आउट कर रहा है ref2। लेकिन जो ref2 हम लोग बना रहे हैं, ये जो ref2 है ये किस ऑब्जेक्ट के स्टेट से इनिशियलाइज हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट से इनिशियलाइज हुआ है जिसको ref1 पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है, यानी ref1 और ref2 दोनों के स्टेट सेम है और ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ref1 का जो हैश कोड होगा, ref1 का जो हैश कोड होगा वही हैश कोड हमको यहाँ मिलेगा। यानी std का हैश कोड और ref1 का हैश कोड सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टूडेंट टेस्ट क्लास में जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास किया है वो क्या पास किया है, तो ref1 पास किया है। ठीक है, यानी अब हम दूसरे शब्दों में कहें तो ref1 और std ये दोनों के दोनों एक दूसरे के एलियासेस हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलियासेस हैं। और इसी वजह से जो ref1 का हैश कोड होगा और ये std का जो हैश कोड होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने आउटपुट वाले सेक्शन के पास। ठीक है, तो आउटपुट वाले सेक्शन के पास जब हम लोग आए तो हमको क्या मिला, तो देखिए एसेसिंग हैश कोड इन कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और स्टूडेंट @19821F। ठीक है, ये हमको हैश कोड मिला था अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर से। और ref1 जो है जिस किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी कितना है, तो 19821F। ठीक है, तो ref1 और std ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एलियासेस हो गए। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ अपने इस वाले स्लाइड पे। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ref1 पास किया है इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, और इसी ref1 को कौन रिसीव करेगा, तो इस ref1 को रिसीव करेगा हमारा std। ठीक है, तो यहाँ पे जो है std जो है, जैसे हम लोग मेथड कॉलिंग करते हैं, तो मेथड कॉलिंग जब हम लोग कर रहे हैं और उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो पैरामीटर दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और एक को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो ref1 क्या है, वो एक्चुअल पैरामीटर है और std क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। तो ऐसा जो है हम लोगों ने जब हम लोग फंक्शन कॉलिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने C++ और जावा में ये बात हम लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि ऑब्जेक्ट हमने पास किया। ठीक है, किसमें, तो कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है उसको कौन सा रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा था, ref1। और अभी उसको कौन पॉइंट आउट करने लगेगा, तो std करने लगेगा। यानी std और ref1 दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एलियासेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया था कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट्स। तो अब इस लाइन को ज़रा समझते हैं। तो इस लाइन को समझने के लिए हम लोगों को ये जो दूसरा स्टेटमेंट है नीचे से, स्टूडेंट ref2, और इसमें हमने क्या असाइन किया है, न्यू स्टूडेंट ref1। तो ref1 क्या है, तो ref1 के पास किसी ऑब्जेक्ट का एक्टिव रेफरेंस उपलब्ध है। हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया। ठीक है, तो जावा में ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में मैसेज पासिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जो है
कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ref1 अलग ऑब्जेक्ट है, ref2 अलग ऑब्जेक्ट है, ref1 और std एक दूसरे के एलियासेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट देख लिया और इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखा है। अच्छा, ध्यान ये देना है कि लिटरेचर में वो एक ही कैटेगरी को कंसीडर करते हैं। तो उनकी कैटेगरी क्या होती है? वो बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोग पैरामीटर वाइज चलें तो हम लोग तीन बातें बोल सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर वाइज अगर हम लोग चलें तो हम लोग तीन बातें बोल सकते हैं। कौन कौन सी? तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गूमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, जिसको कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे, ठीक है। और फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे। फिर जो कन्वेंशनल लिटरेचर्स हैं वहाँ पे ये बताया गया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर अलग है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हो तो एग्जैक्टली आप क्या पास कर रहे हो? तो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। और ऑब्जेक्ट को कैसे पास कर रहे हो? तो एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हो। तो आखिर ये भी किस कैटेगरी में आएगा? ये भी पैरामीटर वाले कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जो है हम एक बार फिर से जो है डिस्क को और मैसेज पासिंग मैकेनिज़्म को जो है हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। और कल का जो एजेंडा होगा उसमें जो है हम लोग मैसेज पासिंग देखेंगे और हम लोग डिस्क के दोनों रोल्स जो है देखेंगे।